ईरान ने यह धमकी दी है कि अगर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसी ताकतें अगर इजराइल के समर्थन में आएंगी, अगर वो इजराइल के डिफेंस में आएंगी, जो मिसाइलें ईरान इजराइल पर दाग रहा है, अगर वो उनको इंटरसेप्ट करेंगी, अगर उनको रोकेंगी, तो ईरान इनके ठिकानों पर, इनके बेसिस पर अटैक करेगा, पर्शियन गल्फ में अटैक करेगा। ऐसी ईरान ने धमकी दी है। इसके बाद ये आशंका बढ़ रही है कि क्या ये जंग और फैलती चली जाएगी, क्या पश्चिमी ताकतें इसमें कूदेंगी, खासकर अमेरिका अगर इसमें कूदता है तो जंग आगे कहाँ तक जाएगी, क्या कुछ होगा। और अगर अमेरिका कूदता है तो फिर ईरान के पक्ष में कौन आएगा, ईरान का पक्ष कौन लेगा, ईरान के साथ कौन लड़ सकता है, खास करके इसमें रूस और चीन क्या पक्ष लेंगे, रूस और चीन इसमें क्या रोल अदा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान। प्रोफेसर मोहसिन रज़ा खान इंटरनेशनल रिलेशंस के अध्यापक हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर हैं। हम इनसे इस पूरे जो सिनेरियो है इस पर बात करेंगे और आगे क्या संभावनाएं हैं, आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। ये शुरू करते हैं कि ये जो ताकतें हैं अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन, ये कैसे इजराइल की मदद कर सकती हैं, इजराइल के डिफेंस में कैसे मदद कर सकती हैं। सबसे पहले ये बताइए, जिससे ईरान को दिक्कत है वो कैसे मदद कर सकती हैं इजराइल का। तो ईरान इस बात से डर रहा है कि देखिए, जब हम हमला करेंगे, जैसे इन्होंने किया, 100 मिसाइलें दागी थी कल, तो ये मुल्क जैसे इन्होंने पिछली बार जब 6 महीने 8 महीने पहले 2024 में अक्टूबर और अप्रैल के हमलों में इन्होंने अपने जहाज़ों से, अपने समुद्री जहाज़ों से और हवाई जहाज़ों से उन मिसाइलों को, सबसे बड़ा रोल जो है वो अमेरिका का था कि अमेरिका ने इंटरसेप्ट किया था इजराइल पर जो मिसाइलें ईरान की तरफ से आ रही थी। अमेरिका ही है इस इलाके में जिसके उस पास, वक्त लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मदद किया था। उनके 1-2 शिप थे और 2-4 जहाज, हवाई जहाज थे। अमेरिका के दर्जनों हवाई जहाज थे और कई शिप थे। तो अमेरिका ही समझ लीजिए 90% अमेरिका ही है इस इलाके में। टकराव के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा अमेरिका से हैं, ब्रिटेन और फ्रांस से उतने नहीं है। सही। तो वो एक तो इस बात से घबरा रहे थे ईरान की हमारी मिसाइलें ना रोकें, तो एक तरह से धमकी थी। कुछ हद तक एक बंदर भपकी भी थी कि अगर ये बोलने से ही रुक जाएं और ज़रूरत ना पड़े कि उनके ऊपर हमला हो, मतलब दोनों के बीच में जंग हो। दूसरी चीज़, ईरान इस बात से डर रहा है कि कहीं अमेरिका इस जंग में ना कूद जाए। ईरान को इस बात से क्यों डर है? 2 वजह है। देखिए, इजराइल ईरान को रोक नहीं सकता। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पूरी तरह से तबाह नहीं कर सकता इजराइल, चाहे पूरी कोशिश करे। ऐसी बातें चलती हैं कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत हद तक उसने अंडरग्राउंड छिपा लिया है और बहुत हद तक उसने अंडरग्राउंड कर लिया, अंडरग्राउंड तक छुपा लिया है। कई सौ बिलियन डॉलर, हज़ारों बिलियन डॉलर खर्च कर चुका है उस पर। ईरान के पास हज़ारों साइंटिस्ट हैं। आपने अगर 10 भी मार दिए, 50 भी मार दिए, जैसे इजराइल मार चुका है। खैर, इस बात की भी लेकिन पुष्टि नहीं हुई है कि 12 और 13 जून के दरमियानी रात जो इजराइल ने हमला किया था ईरान पर, उसमें जो न्यूक्लियर साइट को उसने निशाना बनाया था नातान्स पर, और उसके अलावा अभी जो है इसको कितनी क्षति पहुंची है, कितना नुकसान उनको हुआ है, उसमें महीनों लग जाएंगे। हमें अभी पता नहीं चलेगा, उसकी सैटेलाइट इमेजिंग होगी ये वो। पर जो अभी खबर मिल रही है और जो पहले से भी एस्टिमेट था, जो विशेषज्ञ हैं इस एरिया के एक्सपर्ट हैं, जो उनका अंदाज़ा था कि इजराइल किसी हालत में नहीं कर सकता, क्योंकि मिसाल के तौर पे फर्दों में वो ज़मीन के 700 मीटर नीचे हैं। 700 मीटर नीचे? 700 मीटर, और वो रीइंफोर्स्ड कंक्रीट है। तो इजराइल के पास कोई हथियार नहीं है जो उसको तोड़ सकता है। सिर्फ अमेरिका के पास ही बंकर बस्टर बॉम्ब है ऐसा, जो उसको बंकर बस्टर बॉम्ब है जो अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज उनको, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को मार सकता है। तो सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। तो दूसरी बात ये है कि तो इजराइल रोक नहीं सकता, प्लस हज़ारों साइंटिस्ट हैं। सिर्फ एक जगह नातान्स पे ईरान ने 3000 न्यूक्लियर साइंटिस्ट बिठाए हुए हैं। तो आप कैसे रोक लोगे? नॉलेज भी बहुत डीप है, बहुत फैली हुई है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो इजराइल तो रोक नहीं सकता ईरान को। अभी ऐसी खबर, बंकर बस्टर बॉम्ब की बात आई तो ऐसी खबर भी आई थी कि यहाँ पर जो बेस है यहाँ पर जो हिंद महासागर में जो डिएगो गार्सिया बेस है अमेरिका का, वहाँ पर उसने B-2 बॉम्बर्स तैनात किए थे, जो कि जिनके जो बंकर बस्टर बॉम्बर्स जो हैं लेकर के अपने साथ जा सकते हैं। तो इसलिए भी क्या ईरान को डर होगा, क्योंकि अमेरिका के पास इस इलाके में बेसिस हैं जहाँ से वो ईरान पर अटैक कर सकता है? बेसिस तो ज़रूरत भी नहीं है। अगर अमेरिका चाहे तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग करके 24 घंटे में अमेरिका अपने मुल्क से ला सकता है प्लेन। अच्छा। तो बेस की भी ज़रूरत नहीं है। और हज़ारों यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर घूम रहे हैं, और बेस भी है जैसे आपने कहा डिएगो गार्सिया में, और यहाँ पे भी बेस है, कतर में भी और बहरीन में भी और यूएई में भी बेस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अमेरिका के लिए। पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजराइल जो है वो ना ईरान में रजीम चेंज अपने आप ला सकता है, इतनी ताकत नहीं है इजराइल में। इजराइल का पहले से ये प्लान था, और नेतन्याहू का पहले से ये प्लान था कि अमेरिका हमारे साथ जुड़े जंग में। अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी लॉबी है जो इस जंग में
या किसी भी जंग में मिडिल ईस्ट में घुसने के खिलाफ है, जो मागा वोटर्स कहलाते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ट्रंप का जो वोटिंग बेस है वो इसके खिलाफ है। तो ट्रंप इस वक्त बहुत एक दुविधा में पड़ चुके हैं ट्रंप। कैसी दुविधा में? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो इजराइल लॉबी है अमेरिका में बहुत पावरफुल। इसके बारे में डिटेल में दर्शकों को बताइए। तो इजराइल लॉबी ऐसा क्या? हाँ, तो इजराइल लॉबी है, यानी कि वहाँ पे कुछ अमीर यहूदी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जो ये फंड देते हैं इलेक्शन में और हरा देते हैं किसी भी कैंडिडेट को जो इजराइल के खिलाफ वोट करता है सेनेट में या कांग्रेस में। तो उस उनमें से एक लॉबी एपेक है, पर एपेक AIPAC, पर इसके अलावा और भी लॉबीज़ हैं, आप गूगल कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा विस्तार में चाहिए तो एक किताब है इजराइल लॉबी के ऊपर, जो जॉन मीयरशाइमर प्रोफेसर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल रिलेशन के बहुत मशहूर, शिकागो टॉप यूनिवर्सिटी अमेरिका की, और दूसरी टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, वहाँ पे भी टॉप प्रोफेसर हैं स्टीफन वॉल्ट, उन दोनों ने मिलकर लिखी है। और कई और आर्टिकल्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं कि वो किस तरह से पैसा देते हैं इजराइल के फेवर में अमेरिका की पॉलिसी बनाने के लिए। इसलिए अमेरिका के पॉलिटिशियन डरते हैं और अमेरिका का प्रेसिडेंट भी डरता है, क्योंकि उनके इलेक्शन कैंपेन में भी देते हैं, और अगर वो इजराइल के खिलाफ या इजराइल के फेवर में ना दें वोट, एब्सटेन भी करें, तो भी उनके खिलाफ वो कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं प्राइमरीज में। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरीज होती हैं, जिससे वो सिलेक्शन होकर फिर उम्मीदवार कैंडिडेट बनता है, बिल्कुल सही, तो उनको वहीं हरा देते हैं। तो उस प्रेशर में एक तो ट्रंप हैं कि भाई जूविश लॉबीज़ हैं, इजराइल की लॉबी है, दूसरी तरफ उनका जो खुद कोर वोटर बेस है, यानी कि मिड वेस्ट, यानी कि अमेरिका के अंदरून अमेरिका का मध्य वर्गीय और निचले वर्ग का क्रिश्चियन या हिस्पैनिक या वाइट या वोटर जो है, तो वो इस दुविधा में पड़ गए हैं कि वो जाएं कि नहीं। तो अभी तक तो वो इस जंग के बाहर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया ये हमला। इजराइल चाहता है कि साथ में ले ले, पर यह भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर अमेरिका भी मिल जाए इस एयर कैंपेन में, इस जंग में, तो इजराइल तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ये उसमें भी ये गारंटी नहीं है कि रेजीम चेंज हो जाएगी। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बंद कर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ही आगे की बात है, लेकिन ईरान को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर अमेरिका और इजराइल अगर इस जंग में मिल जाए। बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, यहाँ तक कि खतरा हो सकता है रेजीम सर्वाइवल के लिए भी, यानी सरकार के बचने का भी क्योंकि तो अभी जो ईरान जो अटैक कर रहा है इजराइल पर, और ईरान जो इस तरह से मिसाइल अटैक्स कर रहा है, वो उसके लिए, उसकी रिजीम के लिए एक सर्वाइवल का सवाल भी है। बिल्कुल सही, और इसीलिए ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका ना इन्वॉल्व हो, डायरेक्टली अमेरिका के ऊपर हमला नहीं कर रहा है ईरान। लेकिन इजराइल या फिर अमेरिका ये क्यों चाहेगा कि ईरान में रेजिम चेंज हो, इसके बारे में जो है दर्शकों को बताइए। तो नेतन्याहू बहुत पहले से चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो जाए। वो चाहते हैं कि ये सरकार, और भी लोग हैं इजराइल में जो चाहते हैं कि ये सरकार ही बदल जाए, क्योंकि ये हमारी दुश्मन है, ये हमारे ख़िलाफ़ है, और ये न्यूक्लियर वेपन्स भी चाहती है, और नहीं भी चाहती है तो ये हमारे आसपास इन्होंने अपने पिट्ठू बिठा रखे हैं, चाहे वो हूती हो यमन में, चाहे वो लबनान में हो, हिजबुल्ला, हमास गाज़ा में। तो वो चाहते हैं। इसके अलावा एक और जो कल नेतन्याहू ने एक एड्रेस जारी किया था, ईरान के लोगों को संबोधित किया था और ईरान के लोगों से ये अपील की थी कि हमने जो ईरान की हुकूमत है उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है, उसको बहुत हम कमज़ोर कर दिया, इससे ज़्यादा कमज़ोर वो कभी नहीं थे। आपके पास ये मौका है कि आप आज़ादी के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। उन्होंने जन जिंदगी और आज़ादी ऐसे करके जो है जो वहाँ पर प्रोटेस्ट में बोला था। तो ईरान की जो रिजीम है, क्या उसके अंदर भी जो है ऐसे लोग हैं जो ईरान की उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं और ईरान की उस हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं? देखिए, हर मुल्क में कुछ लोग खिलाफ़ होते हैं हुकूमत के, लेकिन ईरान के साथ ऐसी खबरें आती हैं कि जो पाबंदियां हैं, जो सख्ती है वहाँ पर लोगों पर, उसको लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईरान से, उस हुकूमत से नाखुश हैं, और वो मोसाद के लिए भी कई बार काम, जो इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लिए भी वो कई बार काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वो उस हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करना चाहते हैं। सिर्फ इस वजह से तैयार नहीं होते, पहली बात तो ये है। उनमें से कई लोगों को पैसे का लालच भी होता है, सिटीज़नशिप बाहर की मिलती है, ये भी लालच होता है। हाँ, बेशक ऐसे भी लोग हैं जो रजीम के ख़िलाफ़ हैं, पर क्या ये अक्सरियत में है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोशिश हुई है और प्रोटेस्ट हुई हैं तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो रजीम का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जो सड़क पे आते हैं बसीज, जिनको कहते हैं मिलिशिया। कल जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पर, इसके बाद तेहरान से ऐसी खबरें आई कि तेहरान में लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, ये ऐसे लोग भी हैं वहाँ पर। कुछ लोग सेलिब्रेट भी कर रहे होंगे कि ईरान पे हमला हुआ है, पर ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया, जो आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, ये तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करते, लोग सड़क पे आके कह रहे थे कि हमला करो इजराइल पे और अब बनाओ न्यूक्लियर बॉम्ब। ऐसे लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो हिजाब नहीं पहने हुए औरतें, वो ये कह रही हैं सड़कों पे
यानी कि वो रजीम के सपोर्टर नहीं है इस तरह से खुले, या कोई बहुत लेकिन ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अगर हम ईरान में देखें, जैसे महसा अमीनी की बात अगर आप जी, करें, जी, जी। महसा अमीनी के बारे में भी दर्शकों को बताइए, और ये बताइए कि ईरान में जो रजीम है वो किस तरह से सख्ती और किस तरह से पाबंदी लगाती है अपने लोगों पर, जिसकी वजह से लोग भी वहाँ पर इस तरह से परेशान। हाँ, ईरान की रजीम एक रिलीजियस रजीम है, थियोक्रेटिक जिसे कहेंगे हम अंग्रेज़ी में। वो कुछ पाबंदियां भी लगाती है, वो कहती है कि भाई आप हिजाब करो, हालांकि उसमें भी काफ़ी उन्होंने अब खुला और आज़ादी दे दी है, और भी पाबंदियां हैं कि औरत और मर्द खुल के मिल नहीं सकते, और भी कुछ पाबंदियां हैं ट्रैवल के ऊपर और रिलीजियस साइट्स के ऊपर, पर जिसकी वजह से प्रोटेस्ट होते रहे हैं। और जैसे कुछ वक्त पहले अगर मुझे याद है 2024 का शायद ये मामला था कि एक लड़की थी, वो एक कॉलेज गोइंग गर्ल थी, वो अपने कॉलेज में जो है उसने हिजाब नहीं पहना था, इस वजह से उसे हिरासत में ले लिया गया। ऐसा भी देखा गया, कुछ अधिकारी आए और उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया। ये भी हुआ है ईरान में, और इन आज़ादियों के अलावा और भी प्रॉब्लम्स हैं। कई एथनिक माइनॉरिटी हैं जिनके ऊपर जुल्म हुआ है, जैसे बलूची हैं या अरब हैं। ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे आर्थिक स्थिति की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि वहाँ पे आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई है, इतने दिन से वहाँ पे एम्बार्गो चल रहा है, सैंक्शंस चल रहे हैं। ये जो है कि अमेरिका ने जो ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, इस वजह से कि वो ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ ना बढ़े। हाँ, तो उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है, लोग परेशान हैं, अगर गुर्बत भी आ गई है। तो ईरान एक मिडिल इनकम कंट्री है, और तो ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और बहुत प्रोटेस्ट हो चुके हैं। 2009 में प्रोटेस्ट हो चुकी है ईरान में, कई दफ़ा हो चुकी है प्रोटेस्ट लार्ज स्केल पे, पर उसके बावजूद रजीम हिली नहीं, रजीम गिरी नहीं। तो रजीम के भी सपोर्टर हैं, ख़ास तौर से जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, जो शहरों के नीचे तबके के लोग हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी भी बहुत देती है, गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री देती है, हेल्थ फ्री देती है, बहुत सारी चीज़ें देती है, और शाह के टाइम से बहुत ज़्यादा लोगों की उन्नति हो चुकी है, देश की प्रगति हो चुकी है। तो लोग ये भी देखते हैं एक तरफ से, और कुछ लोग मजहबी भी हैं, तो उनके लिए ये मजहबी सरकार एक तरह का कुछ लोग ऐसे, वो बात चलती है कि कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि ईरान में 1979 के पहले, 1979 के पहले जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई, उसके पहले जो सरकार थी, उसके पहले जिस तरह के हालात थे, सरकार की अगर बात छोड़ भी दें तो उसके पहले जिस तरह के हालात थे, उन हालात में वापस लौटना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। लोग अगर चाहते हैं कि ये रजीम जाए, तो वो चाहते हैं इसके बदले में डेमोक्रेसी आए, फिर से कोई शाह नहीं आए। वो शाह भी जो था क्रूर था, वो भी अपनी सीक्रेट पुलिस चलाता था, वो भी लोगों पे टॉर्चर करता था। तो ऐसा नहीं था कि वो शाह कोई बहुत डेमोक्रेट था, इलेक्शन कराता था, बल्कि एक डेमोक्रेटिक सरकार को गिरा के अमेरिका ने शाह को इम्पोज किया था। जो उससे पहले थी मुसद्दिक की सरकार, वो एक डेमोक्रेटिक सरकार थी 1953 हाँ, 1953 में, और उन्होंने उसको गिरा के CIA ने और इन्होंने MI6 ने इनको बिठाया था कुर्सी पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग भी जो रजीम के ख़िलाफ़ हैं, वो भी इजराइल का साथ नहीं देना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि उनका मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाए, बॉम्ब हो जाए और लोग मारे जाएं। मतलब ये नहीं है कि बाहर के भेदी के लिए अपनी घर की लंका गिरा दें, ये ऐसा नहीं है ईरान में। बिल्कुल। तो एक इस पर जो है मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर चलाई थी, एक सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया था कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जब 2025 में 20 जनवरी को राष्ट्रपति बने, उसके बाद से उन्होंने ईरान में मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चलाया, आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके बाद से दबाव डालकर वो ईरान को जो है बातचीत की मेज़ पर ले आए कि न्यूक्लियर डील हो, एक नए सिरे से एक न्यूक्लियर डील हो। तो ऐसी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स चलाई थी कि जब अली खामनेई तक ट्रंप की चिट्ठी पहुंची जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर डील की पहल की थी, तो अली खामनेई को उनके सलाहकारों ने ये बताया, उन्हें ये कहा कि देखिए, अगर आप इस बातचीत के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इकॉनमी हमारी और ख़राब हालात में जा सकती है, और इसके बाद जो है देश में बगावत उठ सकती है, और उस बगावत से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि हम न्यूक्लियर डील पर बातचीत करें। तो इसके बाद से न्यूक्लियर डील की बातचीत हो रही थी, 5 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, और संडे को कल यानी कि 15 जून को अगली बातचीत इन दोनों की होने वाली। तब तक ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई है। तो एक तरह से अगर हम देखें तो अली खामनेई को भी, अगर वो बात सच है, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट अगर हम उसको अगर हम क्रेडिबल माने, क्योंकि उसको क्रेडिबल माना जाता है न्यूयॉर्क टाइम्स की जो सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट करती है, तो उसको अगर हम सच माने तो ईरान में जो अली खामनेई की सरकार है, अली खामनेई की जो हुकूमत है, इसको अगर हम सरकार ना कहें, हुकूमत ही कहें, अली खामनेई की जो हुकूमत है, वो क्या उसको इस बात का डर है कि ये रजीम चेंज जैसी कोई चीज़ आ सकती है, इस वजह से वो चाहती है कि अमेरिका जैसी कोई ताकत इस जंग में ना कूदे और फ्रांस और ब्रिटेन जैसी, इसलिए ही वो ऐसा कर रहे हैं? बिल्कुल सही
सही कह रहे हैं आप। ये खामेनी को एक और रिपोर्ट भी ये है कि जब मीटिंग हुई इसराइल के हमले के बाद और खामेनी मीटिंग में आए तो खामेनी ने कहा मैं बदला तो चाहता हूँ पर ज़रा सोच समझ के, हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये कब की किसकी मीटिंग की बात हो रही है? ये अभी जो इसराइल के हमले के बाद मीटिंग हुई अच्छा, है। ये जो हालिया हमला हाँ, इसराइल का। हाँ, परसों। अच्छा। तो इस मीटिंग के बाद वो मिले, उन्होंने कहा बदला तो मैं चाहता हूँ पर सोच समझ के और ठहराव के साथ, कोई जल्दबाजी ना करें। यानी उन्हें इस बात का इल्म था कि अगर हम बहुत बड़ा अगर अटैक कर दें इसराइल पर, अगर हम बहुत बड़ा हमला करें तो हम हमारी सर्वाइवल पर बात आ सकती है। ऐसे ही नहीं चली है ये सरकार 45-46 साल। कोई सरकार जब 45-46 साल चलती है तो वो सोच समझ के ही चलती है। ऐसी हर कुछ बेवकूफ़ियाँ भी की हैं, कुछ गलतियाँ भी की हैं, पर ऐसे नहीं हैं कि जल्दबाजी में वो करेंगे। तो खामेनेई को और सरकार को ये पता है कि भाई अगर आर्थिक चीज़ों पे हमला शुरू हो गया, यानी कि उनके पेट्रोलियम प्लांट्स पे, उनके पावर प्लांट्स पे, उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे, तो हो सकता है लोगों में अस्थिरता आ जाए, लोगों में आक्रोश आ जाए और वो सरकार के भी खिलाफ कुछ हो जाए। पर इजराइल के करने से नहीं होगा ये, क्योंकि इजराइल को लोग अपना दोस्त नहीं मानते, ईरान के लोग। पर अमेरिका ने अगर किया और बहुत ज़्यादा हमला हुआ और बहुत ज़्यादा तबाही हुई तो रेजीम को सर्वाइवल का भी डर है। इसलिए वो नहीं चाहते कि अमेरिका इस जंग में गुजरे, तो इसलिए उनकी कोशिश ये है कि वो डायरेक्टली अमेरिका पे हमला ना करें। ऐसी बातें, लेकिन उन्होंने ऐसे धमकियां दी हैं, 2 दिन पहले की बात है, जब हमले से 2 दिन पहले की बात है, कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा कहा था कि अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम अमेरिका के जो बेसिस हैं उस इलाके में, जो क्षेत्रीय इलाके में जो बेसिस हैं ईरान के इर्द गिर्द, इराक में बेसिकली, और कुवैत, बहरीन, इन जगहों पर जो बेसिस हैं उनको निशाना बनाएंगे, ऐसी उन्होंने धमकी दी थी। अभी वो फिर से ऐसी धमकी दे रहे हैं। लेकिन अगर हम उनके हालात देखें, उनके अंदरूनी हालात देखें, अभी जो हम बात रजीम की कर रहे थे, वो रजीम जिस तरह से डर रही है अपने सर्वाइवल को लेकर के, उस हालात को अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि ईरान जो है इतना कैपेबल है कि वो अमेरिकन बेसिस पे या फिर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को जो है काउंटर कर सकता है और उनको अटैक कर सकता है? क्या वो इतना कैपेबल है कि वो कर सकता है उसको हमला? अटैक करे? बिल्कुल हमला कर सकता है, पर उस हमले का फिर नतीजा क्या होगा वो भुगत सकते हैं, उससे गुजर सकते हैं या नहीं, ये सवाल है। हमला तो कर सकता है क्योंकि वो बेस बहुत पास में है, सब सारे जो बेसिस हैं वो इराक में हैं, खाड़ी के देशों में हैं, तो हमला कर सकता है। मिसाइलें भी हैं और बोट्स भी हैं हथियारों के साथ, बॉम्बों के साथ। सुसाइड अटैक भी हो सकते हैं, जैसे 1982 में हुआ था बेरूत में, एक ट्रक लेके एक आदमी घुस गया था यूएस मरीन की बैरक्स में और कई सौ मरीन्स मार दिए थे यूएस मरीन्स। तो हो सकता है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं चाहते क्योंकि उनको पता है इसका नतीजा क्या होगा, उसके बाद अमेरिका का हमला क्या होगा, उसके बाद उनकी हालत क्या होगी, और उनकी हालत ऑलरेडी कितनी कमज़ोर है। यानी कि इतनी कमज़ोर है कि चंद घंटों के लिए सिर्फ बिजली आती है स्कूलों में और गवर्नमेंट के ऑफिसेज में और फैक्ट्रियों में भी, क्योंकि हालांकि इतना तेल है ईरान के पास, दुनिया में शायद क्योंकि वो तेल वो बेच नहीं पाते और एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, इसलिए। एक तो बेच नहीं पाते, दूसरी बात ये वो निकाल भी नहीं पाते। वो जो उनके निकालने के वेल्स हैं, जो उनके पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, वो ही आउटडेट हो चुकी हैं, वो सड़ गल चुकी हैं। उसको भी उनके मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास, एयरलाइन के प्लेन खरीदने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। तो उनको पता है कि इसके, वो चाहते हैं कि भाई अब इसराइल के साथ है तो इसराइल तक ही महदूद रहे ये जंग। तो इसराइल पर चाहता है कि अमेरिका आ जाए, क्योंकि उसको पता है वो जीत नहीं सकता पूरी तरह से बिना अमेरिका के। थोड़े कुछ महीने के लिए बस ये प्रोग्राम डिले हो सकता है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, वो उसको नहीं नेस्तो नाबूद नहीं कर सकता, ना रेजीम चेंज कर सकता। इसलिए नेतन्याहू की और इसराइल की पूरी कोशिश है कि अमेरिका को घसीट के ले आए। अमेरिका के अंदर दो गुट हैं, एक गुट वो है जो ट्रंप को रोक रहा है, एक गुट वो है जो ट्रंप को कह रहा है, जो इसराइल के पक्ष में है, जो कह रहा है कि नहीं आप भी ज्वाइन करो इस जंग में और आप हमला करो। तो इस दुविधा में ट्रंप फंसे हुए हैं। तो बहुत ही पेचीदा मामला है और क्या रोक लेगा अब ये देखने वाला है, क्या होगा आगे। तो अभी जो है ये तो हुआ इजराइल, अमेरिका, यूके, फ्रांस और इन लोगों की बात हो गई। अब जो है बात करते हैं कि अगर ये सारे लोग, अमेरिका, यूके, फ्रांस, अगर ये कूद गए जंग में, अगर हम खास तौर पर बात करें अगर अमेरिका ही कूद गया, तो ईरान की तरफ से कौन आ सकता है? इनमें जो है बात आती है कई बार कि रूस और चीन साथ दे सकते हैं। रूस और चीन बार बार जो है, जब अमेरिका और ट्रंप जब धमकी दे रहे थे ईरान पर कि हम आप पर बमबारी करेंगे, आप न्यूक्लियर डील करिए, हम वरना हम आप पर बमबारी करेंगे, उस वक्त पे रूस और चीन से ऐसे बयान आ रहे थे। उस वक्त पे रूस और चीन से जो है वो ईरान के समर्थन में बयान दे रहे थे, ऑफिशियल बयान, जो आधिकारिक बयान। तो क्या हमें ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जो है अगर ऐसी सिचुएशन आगे बढ़ती है तो ऐसा कुछ हो सकता है? कायदे में तो रूस को आना चाहिए, क्योंकि रूस जो शाहिद ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन में, हाँ, हज़ारों की तादाद में, वो ईरान दे रहा है। पर अभी तक ऐसा लगा नहीं कि रूस कोई बहुत बड़ी मदद कर रहा है या करने वाला है, क्योंकि रूस खुद ही घिरा हुआ है, यूक्रेन में फंसा हुआ है
और सारी ताकत वहाँ पे है। चीन भी कर सकता है मदद, पर ऐसा लग नहीं रहा है फ़िलहाल कि चीन करेगा। पर लोग कह रहे हैं इससे भी एक बड़ी संभावना है। बहुत सारे इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो कह रहे हैं अगर अमेरिका ज़्यादा घिर गया, इस जंग में घुस गया, तो क्या होगा कि अमेरिका को अपने हथियार और अपने सिपाही चीन से हटाने पड़ेंगे, ईस्ट एशिया से हटाने पड़ेंगे। चीन के अंदर तो नहीं है, पर चीन के आसपास हैं अमेरिका के, साउथ कोरिया, जापान, आसपास समुद्री तट पे। तो चीन इस इलाके से अपने सिपाही और हथियार और असला यहाँ लाना पड़ेगा। ये चीन इस बात का फ़ायदा उठा के कुछ कर सकता है इस इलाके में, अपने आप को अपना फैलाव बढ़ा सकता है। अच्छा, शायद ताइवान पे हमला ना करे, पर एक तरह का घेराव कर सकता है। मिसाल के तौर पे अभी हाल के दिनों में ऐसी अमेरिका खबरें आ को हो रही सकता हैं। है यूरोप से भी अपने हथियार निकालने पड़े, तो उसका फ़ायदा रूस उठा सकता है, यूक्रेन। और यानी कि कुल मिलाकर के कुल जमा बात यह है कि अगर ये जंग और आगे बढ़ी, अगर ये जंग में तब्दील हुई और जंग का दायरा बढ़ा, तो पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल अटेंशन है वो इस इलाके पर आ जाएगा। अमेरिका का टेंशन, अमेरिका का टेंशन वो इस इलाके पर आ जाएगा, और इसके बाद जो है रूस तो का ऐसा और मौका लोग मिलेगा। फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के ग्लोबल कमिटमेंट्स है, अमेरिका ग्लोबल सुपर पावर है। लेकिन अगर इस वक्त पर देखा जाए तो अमेरिका का जो ग्लोबल सुपर पावर की इमेज है वो बहुत हद तक तो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। अगर हम रूस यूक्रेन की बात करें, ट्रंप ने ऐसा दावा किया था कि हम एक दिन में ये जंग रोक देंगे, लेकिन अभी तक हम देखें कि 5 महीने हो चुके हैं उनको राष्ट्रपति बने हुए, लेकिन ऐसी कोई संभावना अभी तक तो नज़र नहीं आ रही है। और अब तो नेतन्याहू ने भी उनको मुसीबत में, दुविधा में डाल दिया। हाँ, ऐसी खबर आ रही है तो ये सब बातें ठीक हैं, पर इंटरनेशनल रिलेशंस में हम ये नहीं देखते कि पब्लिक ओपिनियन क्या कह रहा है और क्या मूड है। इसको कम देखा जाता है, ये भी देखा जाता है पर कम। ज़्यादा ये देखा जाता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, आपकी ताकत क्या है, मुल्क की ताकत क्या है, आपके इंटेंशंस, इरादे नहीं इतने देखे जाते, क्योंकि इरादे तो आज बदल सकते हैं, कल बदल सकते हैं, परसों बदल सकते हैं। इरादों पे नहीं जाते, तो हम जाते हैं आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। तो अमेरिका की कैपेबिलिटीज़ अभी भी विश्व गुरु जैसी हैं। अमेरिका के पास ग्लोबल लिफ्ट कैपेसिटी है, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी लिफ्ट करके पूरी डिवीज़न आर्मी की ले जा सकता है टैंकों के साथ, इतने हवाई जहाज़ हैं। अमेरिका के पास जहाज़ों पे, पानी के जहाज़ों पे एयरफोर्स है, जो हर मुल्क से ज़्यादा बड़ी एयरफोर्स उनके पास पानी के जहाज़ों पे है। उनके पास ग्लोबल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उनके पास ग्लोबल सर्वेलेंस कैपेबिलिटी है, सैटेलाइट कैपेबिलिटी है, उनके पास मतलब क्या नहीं है, जैमिंग फैसिलिटीज़ हैं। किसी भी मुल्क के सारे हथियार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से वो जैम कर सकते हैं। तो अमेरिका के पास इस हालात में ईरान नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस जंग में कूदे। हाँ, तो अमेरिका को ईरान नहीं चाहता कि आए, पर सवाल ये है कि ट्रंप कब तक इस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाएंगे, कब तक रोक पाएंगे जो इजराइल लॉबी से और न्यू कंजर्वेटिव जो रिपब्लिकन्स हैं उनसे प्रेशर आ रहा है। एक और लॉबी है अमेरिका में कि करो, घुसो इस जंग में और रेजिम चेंज कर दो ईरान में, और ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स नेस्तो नाबूद कर दो, न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नेस्तो नाबूद कर दो। पर हम ट्रंप रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके वोटर इसके बहुत खिलाफ हैं। मतलब वोटर इतने ज़्यादा खिलाफ हैं कि वो अपने एमएलए, एमपी जो हम कहते हैं, सेनेटर और कांग्रेसमैन को रोज़ हज़ारों मेल कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, चिट्ठियाँ लिख रहे हैं कि घुसना मत इस जंग में, घुसना मत, फिर हमारे भाइयों को मत भेजना जंग में, हमारे सिपाहियों को। जैसे अफ़गानिस्तान में भेजा था, जैसे इराक़ में भेजा था, 1 लाख वहाँ, 1 लाख वहाँ, और जैसे वियतनाम में भेजा था लाखों को, वहाँ 55,000 मरा दिए, यहाँ इराक़ अफ़गानिस्तान में 5,000, 5,500 मरवा दिए, तो हमारे मत भेजना। तो ये प्रेशर आ रहा है ट्रंप के ऊपर, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका, प्रेसिडेंट को जो है वो पब्लिक के प्रेशर में रिस्पॉन्ड करना है, उसका जवाबदेही है वहाँ पे। वो एक लिबरल डेमोक्रेसी है, तो दुविधा में है। तो देखिए क्या होता है, एक पेचीदा मामला है। इन ऐसे माहौल में जो है अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा, और रूस और चीन के बारे में आप बात कर ही रहे हैं कि वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व नहीं होंगे। क्या ये बात मतलब पूरी मतलब अश्योरिटी के साथ कही जा सकती है कि रूस और चीन इसमें कभी भी ईरान की मदद करने नहीं आएंगे? मदद कर सकते हैं कि हथियार भेज सकते हैं, बहुत से बहुत, और किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। एक तो कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना? किसकी? दोनों की ना। चीन की कुछ हद तक कैपेबिलिटी है, पर चीन का रवैया ये नहीं रहा है कि वो अपने क्षेत्र के बाहर, अपने इलाके के बाहर जाके घुसे मामलों में। चीन ना कभी घुसा है और लगता भी नहीं कि अब घुसने वाला है। चीन का बस ये संबंध है, यहाँ तक संबंध है कि वो चाहता है कि जो उसका तेल आता है यहाँ से, जो ज़्यादातर तेल उसका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है, जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, तो वो चाहता है कि वो आता रहे। अगर ईरान उसकी एश्योरेंस दे सकता है चीन को, तो चीन बाकी चीज़ों में नहीं घुसेगा। हो सकता है कुछ हथियार दे दे, पर
उन हथियारों का क्या असर होगा इतने कम वक्त में कहना मुश्किल है कि बहुत ज़्यादा असर जी होगा। चलिए, तो इस बात को जो है यहीं पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर। शुक्रिया। तो ये हमारी बातचीत थी इन सारे मुद्दों को लेकर के कि आगे जंग किस तरफ बढ़ सकती है, ये कॉन्फ्लिक्ट कहाँ तक बढ़ सकती है, कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, रूस और चीन किसका पक्ष लेंगे, अमेरिका कब क्या कूदेगा या नहीं कूदेगा, क्या इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, क्या ईरान के पास ये कैपेबिलिटी है या नहीं, क्या ईरान में रिजीम चेंज हो सकती है या नहीं। इन सारे सवालों के जवाब अभी जो है एक कयास की तरह ही है। आगे आने वाले समय में इन सारे सवालों के जवाब पर से धुन छटेगी। तब तक देखते रहिए दी लर्निंग टॉप, आपको इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सारी खबरें मिलती रहेंगी। शुक्रिया।